ओएसपीएफ के फीचर लिख लिए थे ना आपने सुरजीत? जी सर। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है ओएसपीएफ का, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इंडस्ट्री के अंदर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज में है इस टाइम ओएसपीएफ। 95% इंडस्ट्री में यूज में है ये, चाहे आईएसपी हो और चाहे आपकी क्लाइंट एंड हो, यानी इंजीनियर्स हो जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर रहते हैं, नेटवर्क इंजीनियर, तो दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर ओएसपीएफ यूज में है आज के टाइम में। ठीक है ना। जो आईएसपी है, आईएसपी ओएसपीएफ का यूज करता है बीजीपी के लिए, यानी बीजीपी को एक सपोर्टेड प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है तो वो ओएसपीएफ का यूज करता है। और इसके साथ साथ वो आईएस एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम टू इंटीग्रेटेड सिस्टम। इन दोनों का वो यूज करता है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए। बीजीपी का वो यूज करता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या आईएसपी टू आईएसपी कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है ना। तो ओएसपीएफ आईएसपी एंड पे भी यूज में है और क्लाइंट एंड में तो 100% यूज में है। यानी इंडस्ट्री में अगर आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि एक हेड ऑफिस है और मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच जो स्ट्रक्चर टेक्निकल स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जाता है वो ओएसपीएफ के थ्रू किया जाता है, क्योंकि ओएसपीएफ अकेला ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको हब एंड स्पोक जो टोपोलॉजी है उसके ऊपर काम करने की के लिए एबल बनाता है, यानी आपके नेटवर्क को हब एंड स्पोक टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर के हिसाब से रेडी करके तैयार करके आपको देता है। इसके अलावा अगर ईआईजीआरपी और रिप की बात करें तो दो हमारे जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े आपने पीछे, दोनों ही इस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं है। दोनों ही पार्शियल मैच टोपोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर सकते। ओएसपीएफ अकेला ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो पार्शियल मैच टोपोलॉजी पे काम करता है। पार्शियल मैच मतलब हब एंड स्पोक टर्मिनोलॉजी जो होती है कि एक हेड ऑफिस हो गया बाकी सारी ब्रांचेस हो गई। ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा यूज में है, क्योंकि कोई भी कंपनी है अगर उसकी 4 ब्रांच भी है या 2 ब्रांच भी है, उसमें से एक हेड ऑफिस है और एक नॉर्मल ब्रांच है, तो वहां पर ओएसपीएफ लगेगा ही लगेगा। अगर वहां पर आप ईआईजीआरपी को अप्लाई करते हो तो ईआईजीआरपी के अंदर प्रॉब्लम यही है कि आप हर चीज को सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, हर चीज डिसेंट्रलाइज रहेगी। यानी आप चाहते हो कि ब्रांच टू ब्रांच अगर इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो हेड ऑफिस होकर जाए, तो ईआईजीआरपी में ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये चीज? ठीक है सर। चलो, और भी बहुत सारे फायदे हैं ओएसपीएफ के, इसीलिए सबसे ज्यादा यूज में है। जैसे पहला है देखो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये लिंक स्टेट राउटिंग, रिप और ईआईजीआरपी दोनों ही आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल थे, लेकिन ओएसपीएफ हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। एक और हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, उसका नाम है आईएसआईएस। लिंक स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट का मतलब यहाँ पर ये है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल लिंक एंड ऑल नेटवर्क, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल लिंक और ऑल नेटवर्क्स। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, देखो ईआईजीआरपी में कंसेप्ट ये था कि अगर हम ईआईजीआरपी की बात करें तो ईआईजीआरपी के अंदर कंसेप्ट ये था कि जैसे ये हमारी टोपोलॉजी है, अब इस R1 राउटर को, इस वाली टोपोलॉजी में तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, देखो मैं उस वाली टोपोलॉजी में ही समझाते हूँ। ओएसपीएफ देखो, ये ओएसपीएफ की जगह भी ईआईजीआरपी चल रहा है एग्जांपल, ठीक है ना। तो ईआईजीआरपी के अंदर कंसेप्ट ये होता है कि जब आप ईआईजीआरपी राउटिंग करते हो, अब जैसे ये हमारा लास्ट राउटर है, इस लास्ट राउटर को ये बाकी जो नेटवर्क चल रहे हैं ये सभी नेटवर्क कौन बता रहा है? उसका नेबर राउटर बता रहा है। जी जी। अब आप उस राउटर पे बैठकर ये पता नहीं लगा सकते कि ये जो 170 का नेटवर्क है ये कहां से आ रहा है या इसे किसने जनरेट किया है, इसे किसने बनाया है। आप सिर्फ ये देख सकते हो ईआईजीआरपी में कि राउटिंग टेबल में जाओगे, राउटिंग टेबल या टोपोलॉजी टेबल में जाओगे और उसके अंदर जाकर सिर्फ ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपको ये 170 का नेटवर्क नेबर ने दिया है। यानी आप पूरी टोपोलॉजी पे काम नहीं करते, आप जस्ट नेबर की इंफॉर्मेशन पे काम करते हो कि नेबर ने मुझे ये नेटवर्क दिए हैं जी। ठीक है ना। लेकिन ओएसपीएफ के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है कि आप किसी भी टोपोलॉजी के किसी भी राउटर पे बैठ के पूरी टोपोलॉजी को के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो आप। कैसे? जैसे मैं इस लास्ट राउटर पे हूं और लास्ट राउटर पे एक नेटवर्क पहुंचा 60 का।
अब ये 60 का नेटवर्क किसने बनाया? ये सपोज दैट मेरा R1 राउटर है, ये R1 राउटर ने बनाया 60 का नेटवर्क। तो जब ये 60 का नेटवर्क लास्ट राउटर पे पहुंचेगा तो आप उसकी टोपोलॉजी टेबल में जाकर इजीली पता लगा सकते हो कि 60 के नेटवर्क को R1 राउटर ने जनरेट किया था या ये इस लोकेशन में चल रहा है। आप लोकेशन भी इसमें वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आपकी ब्रांचेज है, यूएस में आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर है, यूएस में एक हेड ऑफिस है, 10 ब्रांचेज हैं यूएस में। इंडिया के अंदर एक रीजनल ऑफिस है और बाकी 10 ब्रांचेज हैं सिंगापुर में, मलेशिया में, चाइना में, अलग अलग कंट्रीज के अंदर सपोज दैट आपकी ब्रांचेज हैं। कंपनी की हेड ऑफिस आपका यूएस में है। अब यूएस में किसी भी कंपनी के किसी भी ब्रांच के किसी भी राउटर पे बैठ के आप ये पता लगा सकते हो कि सिंगापुर से कौन से नेटवर्क आ रहे हैं, चाइना से कौन से नेटवर्क आ रहे हैं, और आपका उन्हें जनरेट किसने किया है, उनका उसका राउटर का नाम क्या है, वो सारी चीज आप उसमें वेरीफाई कर सकते हो, पता लगा सकते हो इजीली। यानी पूरी टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो सिंगल राउटर पे बैठ के। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ ओएसपीएफ। इसीलिए इसे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल नेटवर्क विद देयर लिंक, उनके लिंक के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन नेटवर्क की और उनके लिंक के साथ कि उन्हें बनाया किसने है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? हाँ जी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें पब्लिक राउटिंग प्रोटोकॉल। पब्लिक राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब पब्लिकली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल। पब्लिकली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल। ठीक है सर। ठीक है। एडी वैल्यू 110, जैसे रिप की एडी वैल्यू थी 120, EIGRP की एडी वैल्यू थी 90 और 170, 90 इंटरनल के लिए, 170 एक्सटर्नल के लिए। एडी वैल्यू 5 राउट समरी के लूप को अवॉइड करने के लिए। इसी तरह OSPF की एडी वैल्यू 110 है, सिंगल एडी वैल्यू के साथ काम करता है। 2 मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करता है ये मल्टीकास्ट एड्रेस दोनों कहां पर चलाएगा ये मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। आगे जाकर इसी फीचर्स के अंदर एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर समझाऊंगा ये दोनों मल्टीकास्ट एड्रेस कहां चलते हैं। ठीक है। इट वर्क विद प्रोसेस आईडी, इट वर्क ओनली ऑन सिस्को राउटर, यानी प्रोसेस आईडी के साथ काम करता है OSPF। और ये प्रोसेस आईडी क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी है, यानी सिस्को के राउटर पे चलती है बस। और 8 बिट की आईडी होती है, 1 से लेकर 65,535 तक आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। इस प्रोसेस आईडी का फायदा क्या है? OSPF राउटर को लोकल डेटाबेस बनाने में हेल्प करती है ये प्रोसेस आईडी। यानी OSPF जब अपना लोकल डेटाबेस बनाएगा कि उसके पास कौन कौन से नेटवर्क हैं या कौन से नेटवर्क उसके के पास बाहर से आ रहे हैं, ये सारा जो डेटाबेस बनाएगा उसके लिए ये प्रोसेस आईडी का यूज करता है। और ये OSPF राउटर प्रोसेस आईडी को कभी भी नेबर राउटर को एडवर्टाइज नहीं करता। इसीलिए आप हर राउटर पे प्रोसेस आईडी नंबर सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना, यू कैन सेट प्रोसेस आईडी डिफरेंट और सेम ऑन टू द ऑल राउटर, डजंट मैटर। ठीक है ना, क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि राउटर प्रोसेस आईडी को एडवर्टाइज नहीं करता, और जब एडवर्टाइज नहीं करता तो आप कुछ भी रख सकते हो उसे प्रोसेस आईडी को, यानी नेबर को नहीं बताता ये OSPF प्रोसेस आईडी। ठीक है। अभी जब हम कमांड चलाएंगे OSPF की राउटिंग करेंगे तो उसमें प्रोसेस आईडी बताऊंगा मैं कहां पर चलाते हैं हम प्रोसेस आईडी, है ना। और सबसे मेन चीज ये ध्यान में रखना, प्रोसेस आईडी OSPF के राउटर के लोकल डेटाबेस की आईडी होती है। यानी राउटर जब अपना लोकल डेटाबेस बनाता है तो उसके लिए इस प्रोसेस आईडी का यूज करता है। जब हम इसे कमांड में अप्लाई करते हैं तो जैसे हम EIGRP के अंदर कमांड चलाते थे राउटिंग करने के लिए, राउटर EIGRP 100 AS नंबर बताते थे ना उसमें, इसमें AS नंबर की जगह हम क्या बताएंगे? प्रोसेस आईडी बताएंगे। लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि AS नंबर क्या होता है? नेटवर्क की आइडेंटिटी, सब में कॉमन होता है ना, सब राउटर की सेम होनी चाहिए। लेकिन प्रोसेस आईडी क्या है? लोकल डेटाबेस की आईडी है। ये सब पे आप डिफरेंट भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस।
ठीक है, कभी कंपैरिजन करके कि जहां पर हम राउटिंग में EIGRP में एस नंबर दे रहे थे वहीं पे प्रोसेस आईडी देते हैं तो दोनों को काम सेम है, सेम नहीं है, ये ध्यान में रखना है ना। इट कैन लोड बैलेंस अप टू 32 इक्वल पाथ। पहली चीज तो ये है कि OSPF सिर्फ इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है, EIGRP की तरह अनइक्वल को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। इक्वल कोस्ट डायनेमिकली बन जाती है, अपने आप बन जाती है, बस राउटर को जो नेटवर्क मिल रहा है मल्टीपल पाथ से, अगर उनकी मैट्रिक वैल्यू इक्वल आ रही है तो उन सबको वो बेस्ट पाथ बना के राउटिंग टेबल में डाल सकता है। यानी इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए कोई लॉजिक नहीं लगता अलग से, या मैनुअल नहीं किया जाता है ना। तो OSPF भी इक्वल कोस्ट को सपोर्ट करता है और कितने पाथ को बेस्ट बना के अपनी राउटिंग टेबल में डाल सकता है, 32 पाथ को बेस्ट बना के, ठीक है ना। इट यूजेस डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम टू चूज द बेस्ट पाथ। रिप कौन सी एल्गोरिथम यूज करता था, बेलमैन फोर्ड, है ना। और EIGRP डुअल एल्गोरिथम, हाँ डुअल, सॉरी है ना। और OSPF यूज करता है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम टू चूज द बेस्ट पाथ, ठीक है। OSPF मैट्रिक इज कोस्ट, यानी इंटरफेस की कोस्ट के ऊपर काम करता है, ये डिले के ऊपर काम करता है, ये डिले और बैंडविड्थ दोनों ही देखता है जैसे EIGRP देखता है, ठीक है ना। इट सपोर्ट VLSM और CIDR, यानी सबनेटिंग को भी सपोर्ट करता है, क्लासफुल एड्रेस को भी सपोर्ट करेगा और क्लासलेस एड्रेस दोनों को सपोर्ट करेगा ये, ठीक है ना। यहां तक तो क्लियर है। OSPF वर्क विद 3 टेबल, जिस तरीके से हम EIGRP में भी हमने पढ़ा, EIGRP भी 3 टेबल के साथ काम करता था, नेबर टेबल, राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल, इसी तरीके से OSPF भी। OSPF ने टोपोलॉजी टेबल कॉपी की है, सॉरी EIGRP ने टोपोलॉजी टेबल कॉपी की थी OSPF से। एक्चुअली टोपोलॉजी टेबल जो पार्ट था वो OSPF का था, है ना। अभी देखो मैं सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊंगा तुम्हें कि EIGRP ने कॉपी तो किया बट प्रॉपर यूज नहीं किया टोपोलॉजी टेबल का। पहले चीज पे आ जाते हैं हम, नेबर टेबल। नेबर टेबल में राउटर क्या रखेगा, एडजेसेंसी डेटाबेस। एडजेसेंसी डेटाबेस का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, है ना। राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रखेगा, फॉरवर्डिंग डेटाबेस। फॉरवर्डिंग यानी कि बेस्ट पाथ ऑल नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क आएंगे नेबर उसे देगा, उन सबके बेस्ट पाथ उठाकर वो राउटिंग टेबल में डालेगा, जैसे आपने EIGRP में पढ़ा, इसे बोलते हैं फॉरवर्डिंग डेटाबेस। टोपोलॉजी टेबल, इसमें क्या इंफॉर्मेशन रखेगा, वो लिंक स्टेट डेटाबेस। ये लिंक स्टेट डेटाबेस का मतलब क्या है, यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द टोपोलॉजी। देखो यही फर्क है EIGRP और OSPF की टोपोलॉजी टेबल में। EIGRP ने टोपोलॉजी टेबल का यूज क्या किया था, और बैकअप पाथ रखने के लिए जी। लेकिन OSPF ने क्या यूज किया, पूरी टोपोलॉजी का इंफ्रा की इंफॉर्मेशन रखी उसने। टोपोलॉजी का मतलब क्या है, टोपोलॉजी का मतलब ही ये है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल राउटर्स विद देयर लिंक्स। यानी आप सभी राउटर की इंफॉर्मेशन अगर टोपोलॉजी में रख रहे हो तो वो आपकी टोपोलॉजी है एक्चुअल में। बेस्ट पाथ और बैकअप पाथ के लिए टोपोलॉजी का यूज करना मतलब आप टोपोलॉजी टेबल नहीं बना रहे, फिर वो आप सिर्फ बेस्ट पाथ और बैकअप पाथ बना रहे हो। तो EIGRP ने टोपोलॉजी टेबल कॉपी तो की OSPF से, लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं किया जो कि OSPF करता है। पूरी टोपोलॉजी के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन रखता है ये इसमें। बैकअप पाथ की से जरूरत ही नहीं होती बनाने की, क्योंकि पूरी टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है इसके पास। अगर एक डाउन भी हो गया बेस्ट पाथ तो टोपोलॉजी में से निकाल लेगा, दूसरे को बेस्ट बना लेगा वो, ठीक है ना। क्लियर है ये टेबल जी, ठीक है। OSPF सपोर्ट टू ऑथेंटिकेशन, वही पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे लिंक होते हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए ऑथेंटिकेशन आप लगा सकते हो। तो OSPF 2 तरह की ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, सिंपल टेक्स्ट एंड MD5 ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। अब ये सिंपल टेक्स्ट और MD5 ऑथेंटिकेशन, एक और नई ऑथेंटिकेशन आई है OSPF के अंदर, SHA ऑथेंटिकेशन। ये जब iOS 15.0 आया उसके अंदर आया ये HMAC SHA, ये नई ऑथेंटिकेशन आई है। ये 256 बिट्स पे लगती है और 512 बिट तक जा सकती है ये, यानी बहुत हैवी ऑथेंटिकेशन वो है ये सर्विस।
OSPF वर्क विद राउटर आईडी, ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि कौन से राउटर कौन से नेटवर्क जनरेट कर रहा है। OSPF वर्क विद राउटर आईडी, ये 32 बिट की आईडी होती है, ठीक है ना, विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सिस्को राउटर इन टोपोलॉजी। आप राउटर को पहचानोगे कैसे? अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि लिंक स्टेट का मतलब ये होता है कि लिंक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट, लिंक स्टेट का मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल नेटवर्क विद देयर लिंक, यानी सभी नेटवर्क को आप पहचान सकते हो कि उन्हें किसने बनाया है, वो कहां से आ रहे हैं। तो वो जो लिंक है, यानी आप कैसे पहचानोगे किसने बनाया है, वो आप पहचानोगे उसकी राउटर आईडी से। 32 बिट की आईडी होती है। होता क्या है, जैसे ही आप राउटिंग करोगे राउटर पे, जैसे आपने किसी भी राउटर पे राउटिंग करी, CR1 राउटर पे राउटिंग करी, राउटिंग करते ही राउटर का सबसे पहला काम होता है राउटर आईडी जनरेट करना। डायनेमिकली करेगा, ये अपने आप करेगा, ये राउटर आईडी बनाएगा सबसे पहले अपनी। तो राउटर आईडी बनाने के लिए क्या देखेगा, ये अपने लिंक के इंटरफेस के आईपी देखेगा। अब जैसे यहाँ पर 10 का नेटवर्क का आईपी चल रहा है 10.1, यहाँ पे 60.1 चल रहा है, यहाँ 70.1 चल रहा है। तो तीनों में से जिस जोन सा भी आईपी हाईएस्ट होगा उसी को ही अपनी राउटर आईडी बना लेगा। जैसे हाईएस्ट आईपी 70 के नेटवर्क का चल रहा है 70.1, तो R1 राउटर की जो राउटर आईडी होगी वो क्या होगी, 70.1। अब R1 राउटर जब अपने नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा नेबर को, तो अपनी राउटर आईडी 70.1 लगाकर एडवर्टाइज करेगा कि ये मेरे नेटवर्क है। हाईएस्ट आईपी को अपनी राउटर आईडी बनाएगा, है ना। अगर यहाँ पर देखो आपने राउटर पे लिंक लूपबैक आईपी सेट कर रखा है, लूपबैक इंटरफेस आईपी अगर सेट कर रखा है, तो उस केस में ये लूपबैक आईपी को प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी लूपबैक आईपी को देगा। सिचुएशन समझो, देखो अगर हम R1 राउटर पे लूपबैक आईपी सेट करते हैं, यानी वर्चुअल आईपी लूपबैक आईपी, अगर हम लूपबैक आईपी दे देते हैं 1.1.1.1, तो ये इंटरफेस के आईपी की बजाय लूपबैक आईपी को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, लूपबैक आईपी को ही अपनी राउटर आईडी बना लेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि लूपबैक आईपी को अपनी लूपबैक आईपी को राउटर आईडी क्यों बनाएगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी लूपबैक आईपी को क्यों देता है ये कंपैरिजन टू इंटरफेस आईपी, जबकि इंटरफेस पे उससे भी हाईएस्ट आईपी चल रहे हैं, लेकिन इंटरफेस आईपी को छोड़ के लूपबैक आईपी को प्रायोरिटी क्यों देता है। इसका रीजन ये है क्योंकि लूपबैक जो आईपी होते हैं वो वर्चुअल आईपी होते हैं और वो राउटर के साथ साथ ऑन होते हैं, राउटर के साथ साथ ऑफ होते हैं, यानी जब तक आपका राउटर रनिंग में है तब तक वो आपका लूपबैक आईपी रनिंग में रहेगा। अब आपका अगर लिंक डाउन हो गया, जिसको इसने राउटर आईडी अडॉप्ट कर रखा था, अगर वो लिंक डाउन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी चीज को देखते हुए जो लूपबैक आईपी होते हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं राउटर आईडी के सिलेक्शन के लिए। यहां तक क्लियर है? राउटर आईडी समझ गए? ठीक है। OSPF सपोर्ट अनलिमिटेड होप्स, अनलिमिटेड राउटर को सपोर्ट करता है, ये कितने भी राउटर लगा सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अनलिमिटेड राउटर को ये सपोर्ट कैसे कर पाता है, जबकि IPv4 के अगर सिनेरियो से हम देखें तो IPv4 जो होता है हमारा वो 255 राउटर तक ही सपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना, यानी TTL हमारी 255 तक ही जा सकती है। तो EIGRP 255 तक सपोर्ट कर सकता है, RIP 15 होप्स को सपोर्ट करता है, OSPF अनलिमिटेड को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि अनलिमिटेड को सपोर्ट कैसे कर पाता है, जबकि TTL मैक्सिमम 255 होती है। तो TTL हमारी डिक्रीमेंट में चलती है। एक्चुअली OSPF क्या करता है, ये TTL को रीजनरेट करता है, इसीलिए अनलिमिटेड होप्स को ये सपोर्ट कर पाता है। ये TTL को रीजनरेट करता है, इसीलिए अनलिमिटेड होप्स को ये सपोर्ट कर पाता है। ये लिख लेना पॉइंट,
है ना। अनलिमिटेड होप्स को क्यों सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि ये टीटीएल को रीजनरेट करता है। यानी जब पहला राउटर कोई भी पैकेट भेजेगा नेबर को 255 टीटीएल के साथ भेजेगा, फिर वो 254 इस तरीके से डिक्रीमेंट होकर आगे चलेगी। जब टीटीएल 1 हो जाएगी तो ओएसपीएफ क्या करेगा, उसे रीजनरेट करके वापस 255 से स्टार्ट कर देगा। सर क्या लिखूं इसको मैं? सपोर्ट अनलिमिटेड OSPF regenerate the TTL value, so that's why it support unlimited hops, unlimited hop counts. ठीक है सर। ठीक है। OSPF पैकेट्स, OSPF के अंदर कौन कौन से पैकेट्स होते हैं? हेलो पैकेट, डीवीडी पैकेट, LSR पैकेट, LSU पैकेट, LS एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ये LS एक्नॉलेजमेंट पैकेट, LSU पैकेट क्या है ये? देखो कंसेप्ट ये है कि OSPF 5 तरह के पैकेट ही यूज करता है अपने डेटाबेस को, LSA डेटाबेस को बनाने के लिए। 5 पैकेट यूज करता है। पहला पैकेट है हेलो पैकेट। ये हेलो पैकेट भी EIGRP ने OSPF से ही कॉपी किया है ना। हेलो पैकेट, अब हेलो पैकेट का क्या काम होता है टोपोलॉजी में समझा देता हूं मैं। हेलो पैकेट के 3 काम होते हैं। पहला काम, हेलो पैकेट का पहला काम हेलो पैकेट, पहला काम होता है इसका नेबर डिस्कवर, नेबर को डिस्कवर करना। दूसरा काम होता है नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट, नेबरशिप को एस्टेब्लिश करता है। और तीसरा काम, जब नेबरशिप एस्टेब्लिश हो जाती है तो नेबर का स्टेटस चेक करना रैंडमली टाइम में, जैसे कि EIGRP भी करता था। नेबर स्टेटस चेक, ठीक है। हेलो पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा ये राउटर? हेलो पैकेट स्ट्रक्चर, पहली चीज क्या आ जाएगी हेलो पैकेट में? लिंक आईपी विद सबनेट, विद सबनेट मास्क। पहली चीज लिंक का आईपी जाएगा उसके सबनेट मास्क के साथ। दूसरी चीज क्या आ जाएगी? एरिया नंबर, एरिया नंबर जाएगा। दूसरी चीज क्या आ जाएगी? ठीक। चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? पैकेट फॉर्मेट जाएगा। पैकेट का फॉर्मेट क्या है, टाइप क्या है? पांचवें नंबर पर OSPF वर्जन जाएगा। छठे पे आईपी वर्जन जाएगा। आईपी का वर्जन क्या है, V4 है या V6 है? अगर V4 होगा तो उसमें क्या चलेगा साथ में? चेकसम, चेकसम जाएगा। इसके साथ साथ क्या जाएगा आपका?
सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे हेलो पैकेट के साथ चलती है। क्लियर है? अब देखो कंसेप्ट समझो जरा। अभी हम पहला काम, ये ऊपर के दो काम करते हैं। एक चीज और चलती है इसमें, एक चीज आपने लिखी नहीं, वो लिख लो। एक और चीज क्या चलेगी इसमें? डीआर और डीआरओ, डीआर या फिर डीआरओ आईपी, जो भी डीआर होगा या डीआरओ होगा उसका आईपी है। अभी डीआरओ मैं बताऊंगा आगे क्या होगा। इसके अलावा एक चीज और है, होती है इसमें मल्टीकास्ट आईपी, यानी कौन सा आईपी से लेकर जाएगा वो आईपी। ठीक है जी। अभी यहां पर हम क्या करते हैं, नेबर को डिस्कवर और नेबर एस्टेब्लिशमेंट के बाद हम पैकेट का यूज करेंगे। देखो पहला पैकेट चला, अभी मैं इन दो राउटर के बीच बता देता हूं आपको। ये जो दो राउटर दिख रहे हैं ना यहाँ पे नीचे लास्ट में, इन दो राउटर के बीच ही बता देता हूं मैं स्ट्रक्चर। तो जैसे ही ये राउटर ऑन हुए, आपने ओएसपीएफ चलाया, तो ओएसपीएफ चलाने के बाद ये राउटर सबसे पहले क्या करेंगे, राउटर आईडी जनरेट करेंगे अपनी। क्या करेंगे? राउटर आईडी जनरेट करेंगे। अब जैसे यहाँ के इस वाले राउटर के लिंक का आईपी है 40.1, 40.1, यहाँ पे चल रहा है आपका 30.1 और यहाँ पर चल रहा है आपका 20.1। इसी तरीके से यहाँ पे चल रहा होगा 40.2, यहाँ पर चल रहा होगा 50.1। तो ये राउटर हैं। ये राउटर जैसे ही ऑन हुए तो सबसे पहले ये राउटर क्या करेगा, राउटर आईडी का सिलेक्शन करेगा अपनी। तो राउटर आईडी के सिलेक्शन के लिए क्या देखेगा, पहली चीज क्या देखेगा, लूप बैक आईपी तो नहीं है ना? लूप बैक आईपी तो नहीं है। तो लूप बैक आईपी नहीं है तो लिंक के आईपी है। अब लिंक के आईपी में क्या देखेगा, ये हाईएस्ट आईपी को अपनी राउटर आईडी बनाएगा। तो इस वाले राउटर की राउटर आईडी क्या हो जाएगी, 40.1 है ना, 40.1। और नीचे वाले राउटर की राउटर आईडी क्या हो जाएगी, 50.1 50.1। राउटर आईडी 50.0.0.1। ठीक है जी। राउटर आईडी का सिलेक्शन करते ही ये राउटर क्या करेंगे, दोनों हेलो पैकेट बनाएंगे। हेलो पैकेट बनाने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन, एरिया नंबर डालेंगे, आईपी लिंक का डालेंगे, उसका सबनेट मास्क डालेंगे, टीटीएल वैल्यू डालेंगे, पैकेट का फॉर्मेट डालेंगे क्या है, ओएसपीएफ वर्जन, आईपी वर्जन, डीआर बीडीआर में 00 लग कर जाएगा, मल्टीकास्ट आईपी 224.0.0.6 चलेगा। ठीक है ना। एक दूसरे को मल्टीकास्ट कर देंगे। तो जब ये एक दूसरे का हेलो पैकेट को रिसीव करेंगे तो ये क्या करेंगे, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट देंगे एक दूसरे को। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद एक दूसरे को जब ये एक्सचेंज करेंगे एक्नॉलेजमेंट, तो दोनों जब रिसीव कर लेंगे एक्नॉलेजमेंट एक दूसरे का, उसके बाद ये नेबरशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। तो नेबरशिप एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा इनका, हर चीज मैच हो जाएगी इनकी, एरिया नंबर मैच हो जाएगा, टीटीएल वैल्यू चेक हो जाएगी, चेकसम चेक हो जाएगा, पैकेट फॉर्मेट, सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद ये नेबरशिप को एस्टैब्लिश कर देंगे। जैसे ही नेबरशिप एस्टैब्लिश होगी, अब ये राउटर क्या करेंगे, डीबीडी पैकेट चलाएंगे। क्या चलाएंगे, डीबीडी पैकेट। ये डीबीडी पैकेट क्या होता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट के अंदर ये क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे, ओनली हेडर but not their
content like two networks are available. देखो ये पैकेट बनाएंगे ये, देखो डीबीडी। अब डीबीडी पहले कौन चलाएगा, देखो डीबीडी वो चलाएगा जो डीआर होगा। अब डीआर के लिए वो क्या देखेंगे, एक दूसरे की राउटर आईडी देखेंगे, जिसकी भी राउटर आईडी हाईएस्ट होगी वही राउटर डीआर बन जाएगा। तो दोनों में से राउटर आईडी किसकी है हाईएस्ट है, नीचे वाले राउटर की। तो नीचे वाला राउटर डीआर बन जाएगा। डीआर का मतलब डेजिग्नेटेड राउटर यानी मेन राउटर, ठीक है ना। और दूसरा राउटर क्या बन जाएगा, डीआरओ। डीआरओ बनेगा या बीडीआर बनेगा, यानी बीडीआर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, या डीआरओ का मतलब डेजिग्नेटेड राउटर अदर, दोनों में से कोई भी बनेगा वो। अब कंसेप्ट ये है कि जो हमारा डीआरओ होगा या बीडीआर होगा, पहले डीबीडी पैकेट वो चलाएगा, नहीं सॉरी डीआर चलाएगा, डीआर डीबीडी पैकेट चलाएगा। और डीबीडी के अंदर वो क्या रखेगा, देखो डीबीडी पैकेट में वो क्या रखेगा, सिर्फ हेडर्स रखेगा अपने नेटवर्क के, लेकिन नेटवर्क्स नहीं बताएगा, यानी उनके कंटेंट नहीं डालेगा। डिस्क्रिप्शन देगा कि मेरे पास 2 नेटवर्क अवेलेबल हैं। EIGRP का देखो सिंपल कंसेप्ट था। EIGRP में कंसेप्ट ये था कि जैसे ही नेबरशिप बनी वो दोनों एक दूसरे को फुल अपडेट दे देते थे, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते थे। लेकिन OSPF ऐसा नहीं करता, OSPF क्रॉस चेक करता है। क्रॉस चेक क्या करेगा कि जो नेबर है जिससे आपने नेबरशिप बनाई है, क्या उसे रिक्वायरमेंट है नेटवर्क की या नहीं है। तो इसी के लिए पहले वो क्या करते हैं, डीबीडी पैकेट चलाते हैं एक दूसरे के बीच, ठीक है। डीबीडी में वो ये बताते हैं कि मेरे पास 2 नेटवर्क हैं, और नेटवर्क के हेडर बताएगा लेकिन कंटेंट नहीं देगा, यानी सिर्फ ये बताएगा 2 नेटवर्क है, बट कौन से है वो नहीं बताएगा। तो जैसे ये हमारा ऊपर 40.1 वाला राउटर है, 40.1 जिसकी राउटर आईडी है, इसने डीबीडी पैकेट बनाया डीआर के लिए। तो डीआर के पास जब डीबीडी पैकेट किया तो डीआर राउटर ने क्या इस पैकेट को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अब ये क्या करेगा, अगला पैकेट बनाएगा। अगला पैकेट कौन सा है हमारा, एल लिंक स्टेट रिक्वेस्ट LSR। अगला पैकेट चलेगा हमारा LSR, रिक्वेस्ट फॉर कंटेंट्स विद हेडर। यानी LSR पैकेट में वो क्या कहेगा उससे कि आपने जो मुझे एक डीबीडी पैकेट दिया था, यानी उसमें आपने ये बताया था आपके पास 2 नेटवर्क हैं, तो अब ये LSR में उसे कहेगा कि आपने मुझे नेटवर्क के हेडर दिए थे बट उनके कंटेंट नहीं दिए थे, तो मुझे कंटेंट भी भेजो उनके हेडर के साथ साथ, यानी रिक्वेस्ट करेगा। जैसे ही वो LSR रिसीव करेंगे राउटर, ये दोनों साइड से चलेगा डीबीडी, है ना, दोनों राउटर पे जब LSR आएगा, अब LSR चलने के बाद वो अगला पैकेट चलाएंगे जो मेन पैकेट है, लिंक स्टेट अपडेट। लिंक स्टेट अपडेट का मतलब ये वो अपडेट पैकेट है जो EIGRP चलाता था, जिसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती थी सभी नेटवर्क की, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो हेलो पैकेट में भी थी। मल्टीकास्ट एड्रेस आ जाएगा,
एरिया नंबर आ जाएगा, लिंक का आईपी आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा, पैकेट फॉर्मेट, ओएसपीएफ वर्जन, आईपी वर्जन, चेकसम आ जाएगा, सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, डीआर बीडीआर जो भी होगा उसका आईपी आ जाएगा, मल्टीकास्ट आईपी आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज नई ऐड हो जाएगी इसके अंदर, मैट्रिक, यानी लिंक की जो भी मैट्रिक होगी आपकी, कोस्ट, ये कोस्ट के साथ काम करता है, बैंडविड्थ और डिले वही जो ये ARP का कंसेप्ट था, बैंडविड्थ डिले लगाकर भेजेगा लिंक का। ठीक है जी। तो पैकेट क्लियर हो गए आपके पांचों। उसके बाद एलएस एक्नॉलेजमेंट, यानी एक्नॉलेजमेंट में क्या करेगा, जब ये एलएस अपडेट रिसीव हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद वो एलएस एक्नॉलेजमेंट यानी उसका एक्नॉलेजमेंट देंगे कि मुझे पूरा रिसीव हो गया अपडेट पैकेट। ठीक है, अगला पैकेट जो हमारा, पांचों पैकेट क्लियर है जी सर। ठीक है, चलो जी अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। OSPF वर्क विद 2 बेसिक पैकेट्स। हाँ, ये 2 बेसिक पैकेट होते हैं, हेलो एंड LSA। ये हेलो एंड LSA क्या है? हेलो पैकेट तो वही है जो ये था, ठीक है ना। ये बेसिक पैकेट का मतलब ये है कि ये वो पैकेट हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं नेटवर्क में। जैसे हेलो चलता रहेगा, हर इसका टाइमर रहता है 10 सेकंड, तो हर 10 सेकंड के अंदर हर राउटर एक दूसरे को हेलो देगा, उसका एक्नॉलेजमेंट मांगेगा उसका स्टेटस चेक करने के लिए, जो EIGRP भी करता था, रिप भी करता था। लेकिन इसके अंदर एक नया पैकेट और चलता है जो हर 30 मिनट में चलेगा, हर 30 मिनट में चलेगा, यानी 1800 सेकंड में, 1800 सेकंड में, वो होगा LSA, लिंक स्टेट अपडेट पैकेट। लिंक स्टेट अपडेट में क्या होगा, इसके अंदर एक चीज और ऐड होगी, इसमें मैंने एक चीज और नहीं लिखी, राउटर आईडी भी तो चलेगी ना, राउटर आईडी भी तो बताएगा अपनी वो। जैसे एग्जांपल 50.0.0.1 राउटर आईडी ये चलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस पैकेट को हम, आप इसी पैकेट को LSA भी बोल सकते हो, LSA, लिंक स्टेट अपडेट पैकेट। लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, LSA का मतलब लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। अभी मैं अलग से बना देता हूं ये पैकेट। देखो LSA पैकेट होता क्या है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, LSA, इसे LSA पैकेट बोलेंगे हम। देखो जो हमारा अपडेट पैकेट होता है वही बाद में LSA बन जाता है। LSA का मतलब, अब देखो हर राउटर OSPF के अंदर जितने भी राउटर हैं वो LS अपडेट जब चलाएंगे तो LS अपडेट वो एक तरीके से LSA होगा, उसके अंदर उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, अब मैं इस टोपोलॉजी में अगर आपको समझाऊं, जैसे हमारा जो 50.1 राउटर था उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी LSA बनाकर R1 को, अब R1 वो 40.1 को, 40.1 राउटर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को देगा अपने से ऊपर वाले नेबर को। लेकिन इंफॉर्मेशन को कैसे देगा, ये फर्क समझो जरा। EIGRP में कंसेप्ट ये था कि जैसे हमारा ये लास्ट वाले राउटर ने इंफॉर्मेशन दी 40.1 को, जब 40.1 के पास पहुंचा तो उसने एक सिंगल अपडेट बनाई, उस अपडेट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन भी डाली और जो नेबर ने उसे दी थी उसे भी एक सिंगल पैकेट में डाला और नेबर को दे दिया अपडेट पैकेट बना के। अब इस वाले नेबर के पास, ये जो नेबर है इस वाले नेबर के पास ये जो इंफॉर्मेशन 40.1 ने इसे दी थी, तो 40.1 राउटर की इंफॉर्मेशन उसे सिर्फ इतनी दिखाई देगी कि जो 50 का नेटवर्क है और 40 का नेटवर्क है
वो नेबर वाया नेबर में दिखाई देगा, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। उसे ये नहीं पता होगा कि ये जो 50 का नेटवर्क है ये चल कहाँ रहा है इस वाले राउटर को, ठीक है। लेकिन OSPF में क्या होगा, जब ये 40.1 राउटर कोई भी नेटवर्क आगे एडवर्टाइज करेगा, जैसे 50.1 जो राउटर है उसके नेटवर्क जब आगे एडवर्टाइज करेगा, तो जो अपडेट पैकेट बनाएगा उसके अंदर अपनी और नेबर की इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल रखेगा। होगा सिंगल पैकेट, लेकिन दोनों की इंफॉर्मेशन अलग अलग पैकेट में जाएगी। 2 बॉक्स होंगे उसके अंदर, एक बॉक्स में उसकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी, एक बॉक्स में उसकी जो नेबर ने उसे इंफॉर्मेशन दी है वो होगी। लेकिन ये पूरा पैकेट कहलाएगा अपडेट पैकेट। इसे आप LSA भी बोल सकते हो, यानी इसे आप LSU भी बोल सकते हो, लिंक स्टेट अपडेट पैकेट। लेकिन एक लिंक स्टेट अपडेट के पैकेट के अंदर मल्टीपल LSA आ सकते हैं, यानी हर राउटर का एक अपना स्पेसिफिक LSA होगा, ठीक है। अब R1 राउटर जब इसे रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को, तो दोनों राउटर की अलग अलग इंफॉर्मेशन अपनी उसमें डालेगा ये टोपोलॉजी टेबल में, कि 50.1 का ये नेटवर्क है, ये चल रहे हैं उसके पास, और 40.1 पे ये नेटवर्क है अपने, ठीक है ना। अब ये LSA क्या है, हर 30 मिनट के अंदर, अब जिस राउटर के पास जितने भी राउटर के LSA रिसीव होंगे, वो उन सब के पास हर 30 मिनट में दोबारा से LSA भेजेगा और उसका एक्नॉलेजमेंट मांगेगा हर 30 मिनट में। एक्नॉलेजमेंट क्यों मांगेगा, एक्नॉलेजमेंट इसलिए मांगेगा क्योंकि वो क्रॉस चेक करता है, वेरीफाई करता है कि जो नेटवर्क उसके पास अवेलेबल है और उन्हें जिस राउटर ने बनाए थे उनसे वेरीफाई करेगा क्या ये नेटवर्क अभी भी अवेलेबल है आपके पास या नहीं है। ऐसा तो नहीं है आपने डिलीट कर दिया और मैंने अपने LSA में रख रखे हूं। तो डायरेक्ट उसी राउटर से मांगेगा वो एक्नॉलेजमेंट जिसके पास वो LSA होगा, जिसका वो LSA होगा, डायरेक्ट पैकेट उसी पे जाएगा और उसी से एक्नॉलेजमेंट आएगा। क्लियर है। इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि OSPF टोपोलॉजी हर 30 मिनट के अंदर रिफ्रेश होती है। एक्चुअली वो टोपोलॉजी रिफ्रेश नहीं होती, हर राउटर अपने पास जो LSA डेटाबेस होता है, जो दूसरे राउटर का LSA डेटाबेस होता है, उसे वो अपडेट करता है हर 30 मिनट में, और क्रॉस चेक करता है कि जो LSA डेटाबेस यानी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है टोपोलॉजी टेबल में, तो वो सभी राउटर के पास पैकेट भेज के उनसे वेरीफाई करता है कि ये नेटवर्क अभी भी अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो नेटवर्क चले गए और मेरे पास ये इसमें टोपोलॉजी के अंदर अवेलेबल है वो नेटवर्क, या आपकी राउटर आईडी चेंज हो गई या मेरे पास इंफॉर्मेशन जो मैंने स्टोर की थी वो दूसरी राउटर आईडी से की थी आपके, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज। 2 बेसिक पैकेट समझ गए इसके, हेलो पैकेट LSA। इसके बाद आ जाते हैं हम रेगुलर एरिया। OSPF एरिया के साथ काम करता है। ये मैंने जैसे कि यहाँ पे एरिया बना रखे हैं, ये एरिया होते क्या है ये समझ लो एक बार। पहला एरिया है हमारा रेगुलर एरिया। रेगुलर एरिया कौन से एरिया होंगे, रेगुलर एरिया वो एरिया होंगे जो OSPF राउटिंग पे काम करेंगे। जैसे ये OSPF एरिया 1 है, ये भी रेगुलर एरिया कहलाएगा। ये OSPF एरिया 0 रेगुलर एरिया कहलाएगा, और ये OSPF एरिया 2 है, ये भी हमारा रेगुलर एरिया कहलाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला एरिया आ जाता है हमारा बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया जो होता है हमारा वो बाय डिफॉल्ट एरिया 0, जो हमारा एरिया 0 होता है वो हमारा बैकबोन एरिया होता है। आप इसे हेड ऑफिस भी बोल सकते हो। आप एरिया बना सकते हो स्पेप के अंदर 1 से लेकर 65,535 तक, 1 से लेकर नहीं 0 से लेकर, जीरो से लेकर 65,535 तक। लेकिन एरिया 0 इसमें मस्ट है बनाना, यानी जब आप पहला एरिया बनाओगे तो आपका वो एरिया 0 होना चाहिए। देखो मैंने सबसे पहले एरिया 0 बनाया। एरिया 0 क्या होता है, ये हमारा बैकबोन एरिया, एक तरीके से आप इसे हेड ऑफिस कह सकते हो। और ये एरिया 1 और एरिया 2 क्या है, ये हमारे ब्रांच हैं।
ठीक है ना। तो OSPF एरिया 0 कंपलसरी है। कोई भी OSPF टोपोलॉजी बनाओगे पहला एरिया आपका एरिया 0 बनेगा, उसके बाद आप एरिया 1 एरिया 2 जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो, लेकिन पहला एरिया एरिया 0 बनेगा आपका। और दूसरी चीज, जितने भी हमारे दूसरे अदर्स एरिया होंगे वो डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए हमारे OSPF एरिया 0 से, ये भी कंडीशन याद रखना। जैसे देखो मैंने एरिया 1 और एरिया 2 डायरेक्टली कनेक्ट किया है एरिया 0 से, यानी बैकबोन एरिया से। यानी जितने भी हमारे नॉन बैकबोन एरिया होंगे वो डायरेक्टली कनेक्ट रहेंगे हमारे बैकबोन एरिया से। अगला एरिया है हमारा नॉन ट्रांजिट एरिया। नॉन ट्रांजिट एरिया आपकी OSPF टोपोलॉजी का लास्ट एरिया होगा। जैसे ये दोनों देखो एरिया 1, इसके बाद कोई एरिया नहीं है तो ये हमारा नॉन ट्रांजिट एरिया कहलाएगा। एरिया 1 और एरिया 2 के नीचे भी कोई एरिया नहीं है तो ये भी हमारा नॉन ट्रांजिट एरिया, ये दोनों हमारे नॉन ट्रांजिट एरिया होंगे। क्लियर है। लास्ट एरिया ऑफ OSPF टोपोलॉजी, लास्ट OSPF एरिया ऑफ OSPF टोपोलॉजी कॉल्ड नॉन ट्रांजिट एरिया। अगला एरिया है हमारे स्टब, टोटली स्टब, नॉट सो स्टब, टोटली नॉट सो स्टब। देखो ये चारों एरिया जो है हमारे, ये एक्चुअली एक सर्विस है। ये स्टब क्या है, एक सर्विस है। और ये जो सर्विस अप्लाई होती है स्टब हमारी OSPF के लास्ट एरिया पे अप्लाई होती है, यानी कि नॉन ट्रांजिट एरिया पे अप्लाई होगी। तो अब स्टब भी चार तरह का होता है, स्टब होता है, टोटली स्टब होता है, ये सर्विस चार तरह की होती है। नॉट सो स्टब होता है, टोटली नॉट सो स्टब होता है। ठीक है ना। ये चारों सर्विसेज में से जो भी सर्विस आप नॉन ट्रांजिट एरिया के ऊपर लगाओगे वो नॉन ट्रांजिट एरिया वही कहलाएगा। यानी अगर आपने स्टब सर्विस लगाई तो ये एरिया हमारा स्टब एरिया बन जाएगा। टोटली स्टब सर्विस लगाओगे तो टोटली स्टब एरिया बन जाएगा। नॉट सो स्टब सर्विस लगाओगे तो टोटली नॉट सो स्टब एरिया बन जाएगा। टोटली नॉट सो स्टब सर्विस लगाओगे तो टोटली नॉट सो स्टब एरिया बन जाएगा। ये स्टब एक्चुअली है क्या, ये क्यों यूज होती है सर्विस, इस सर्विस का फायदा क्या है। देखो स्टब सर्विस बेसिकली यूज होती है LSA डेटाबेस को डिक्रीज करने के लिए। इसमें शायद मैंने लास्ट में लिखवाया भी है, फीचर में है पॉइंट में। हाँ, टू डिक्रीज द LSA डेटाबेस स्टब एरिया इज यूज। यानी LSA डेटाबेस को डिक्रीज करने के लिए OSPF के अंदर स्टब लगाया जाता है। LSA डेटाबेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया, हर राउटर अपनी जब इंफॉर्मेशन नेबर को देता है तो LSA बनाकर देता है, उसके अंदर अपना राउटर आईडी अपने नेटवर्क सारे डालता है, तो वो नेबर को देगा, नेबर उसके LSA को एज इट इज आगे भेजेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये जो LSA डेटाबेस है इसे डिक्रीज करने के लिए स्टब लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि हमारा एरिया 1 है। अब एरिया 1 में जो हमारे राउटर रखे हैं वो राउटर बहुत हल्की कॉन्फ़िगरेशन के हैं, यानी 2600 सीरीज के रखे हैं, 1800 सीरीज के रखे हैं, और इनके पास इतनी हार्डवेयर कैपेबिलिटीज भी नहीं है कि यूज नंबर ऑफ नेटवर्क, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क अगर ज्यादा हैं तो उन्हें स्टोर कर सके, इनके पास इतना स्टोरेज भी नहीं है। इन राउटर को हम हटा भी नहीं सकते हैं, बहुत पुराने राउटर चल रहे हैं, और इनका बैकअप बना के भी इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी इन पे ऐसी सर्विस लगी है कि उन्हें हम दूसरे राउटर पे नहीं डाल सकते सर्विस को बिना लाइसेंस के। तो इस सीन में, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब ये जो एरिया 0 और एरिया 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क चल रहे हैं 50,000, 50,000 नेटवर्क चल रहे हैं, लेकिन वो 50,000 नेटवर्क जब एरिया 1 के राउटर पे पहुंचते हैं तो एरिया 1 के राउटर कैपेबल नहीं है उन 50,000 राउटर नेटवर्क को अपनी मेमोरी या स्टोरेज के अंदर स्टोर करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया 1 के अंदर जितने भी राउटर हैं उसके ऊपर हम स्टब सर्विस लगाते हैं। तो स्टब सर्विस क्या करती है,
जब इसके पास बाहर से नेटवर्क आते हैं तो उन नेटवर्क को हटाकर डायनेमिकली उन्हें डिलीट कर देगा, नेटवर्क को सबको, और डिलीट करके उनकी जगह क्या करेगा, एक डिफॉल्ट राउट दे देगा डायनेमिकली इन सबको दूसरे एरिया में जाने के लिए। डिफॉल्ट राउट यानी जो डिफॉल्ट राउटिंग आपने की थी, इसमें डायनेमिक बनता है ये डिफॉल्ट राउट स्टब के अंदर। तो उसका फायदा क्या होगा कि वो 50,000 जो नेटवर्क थे वो भी हट गए, उसकी मेमोरी भी सेव हो गई, और साथ के साथ उसका कम्युनिकेशन भी बना रहेगा एरिया 0 और एरिया 1 के सभी नेटवर्क से। तो बेसिकली जो स्टब लगाया वो हमने किस पर्पस के लिए लगाया, एलएसए डेटाबेस को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए, कि मुझे ज्यादा नेटवर्क की जरूरत नहीं है लेकिन मेरा कम्युनिकेशन सबसे होना चाहिए। तो उसके लिए हमने उस एरिया में हर राउटर पे स्टब लगा दिया। अब ये राउटर क्या है, ये 50,000 नेटवर्क की जगह सिर्फ एक ही नेटवर्क अपने पास रखेंगे, वो होगा डिफॉल्ट, और उसी की हेल्प से सबसे कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है ना, इसका प्रैक्टिकल है पूरा, स्टब का पूरा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है ना, ये सारी प्रैक्टिकल है जो मैं आपको थ्योरी में समझा रहा हूँ, सारे प्रैक्टिकल है ये। ठीक है ना, सीसीआई के अंदर पूरे प्रैक्टिकल्स होते हैं इसके। इसके बाद आ जाता है, देखो ओएसपीएफ के अंदर जो हमारे राउटर होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे डीआर राउटर, ओएसपीएफ के अंदर डीआर राउटर का सिलेक्शन होगा। डीआर राउटर यानी उस एरिया का मेन राउटर, बीडीआर डीआर का बैकअप, और डीआर अदर बाकी बचे हुए उस एरिया के राउटर हमारे डीआर अदर कहलाएंगे। अब कंसेप्ट ये है कि ये डीआर, बीडीआर और डीआर अदर ये तीनों ही हमारे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क के लिए बनाए गए। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर इनका कोई कंसेप्ट नहीं होता, टोपोलॉजिकल फॉल्ट है ये ओएसपीएफ के अंदर। देखो जैसे इस टोपोलॉजी में मैं आपको बता रहा था कि 50.1 डीआर है और 40.1 जो हमारा राउटर है वो हमारा बीडीआर या डीआर अदर हो जाएगा। लेकिन ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, इसके अंदर डीआर बीडीआर का कंसेप्ट नहीं होता। डीआर बीडीआर का एक्चुअल में जो कंसेप्ट होता है वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क के अंदर होता है। उसमें जरूरत ही नहीं है ना डीआर ना, इसमें डीआर बीडीआर की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट टू बैकअप के पॉइंट। लिए हम तो इसको, हाँ, इसमें नेबर डायरेक्ट एक दूसरे को जानते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि इस एरिया का डीआर, अब जैसे देखो एरिया 1 के अंदर 3 राउटर आ रहे हैं, एक ये वाला राउटर आ रहा है, एक ये राउटर आ रहा है, एक ये राउटर आ रहा है। अब तीनों में से कौन सा डीआर होगा कौन सा बीडीआर, ये सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ये सिलेक्शन, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट वे में कनेक्ट हैं। कहने का मतलब ये जो ऊपर वाला राउटर है 20.1 जिसकी राउटर आईडी है, ये वाला राउटर क्या 50.1 को जानता है डायरेक्टली? नहीं जानता। तो उसके साथ वो डीआर बीडीआर इलेक्शन क्यों करेगा, उसे अपना डीआर क्यों बनाएगा वो? जी जी क्लियर है? तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क का कंसेप्ट होता है हमारा डीआर बीडीआर। अब आ जाते हैं हम एएसबीआर राउटर। पहले एबीआर बता देता हूं मैं। एबीआर राउटर आपका एरिया बॉर्डर राउटर। जैसे यहां पर देखो ये वाला राउटर क्या है, ये हमारा एबीआर राउटर है क्योंकि ये दो ओएसपीएफ एरिया को आपस में जोड़ रहा है। R1 राउटर, ये हमारा R3 राउटर है, ये भी हमारा एबीआर राउटर है क्योंकि ये दो ओएसपीएफ एरिया को आपस में जोड़ रहा है। एबीआर मतलब एरिया बॉर्डर राउटर, दो ओएसपीएफ एरिया को आपस में जोड़ने वाला राउटर आपका एबीआर राउटर कहलाएगा। एएसबीआर राउटर, एएसबीआर राउटर वो राउटर होगा जो दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ेगा, या आप ये भी कह सकते हो ओएसपीएफ को नॉन ओएसपीएफ से जोड़ने वाला राउटर आपका एएसबीआर होगा। जैसे अगर मैं इसके अंडर में एक राउटर लगा दूं और इस लिंक पे मैं रिप राउटिंग चला दूं या एएचआरपी चला दूं, तो ये वाला राउटर मेरा क्या बन जाएगा? एएसबीआर राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ओएसपीएफ नॉन ओएसपीएफ को आपस में जोड़ने वाला राउटर आपका एएसबीआर कहलाएगा। ठीक है, ठीक सर, यहां तक क्लियर है? हाँ जी। राउट समराइजेशन पॉसिबल ओनली ऑन एबीआर राउटर। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। देखो EIGRP के अंदर हर राउटर अगर ऑटो समराइजेशन ऑन है तो हर राउटर समरी बनाता है EIGRP में। रिप के अंदर भी हर राउटर समरी बनाकर एडवर्टाइज करता है नेटवर्क को, लेकिन ओएसपीएफ के अंदर कंसेप्ट ये है कि सभी राउटर समरी नहीं बनाते, सिर्फ समरी बनाने वाला राउटर आपका एबीआर राउटर होता है जो एरिया बॉर्डर राउटर होता है, सिर्फ वही समरी बनाता है। समरी का मतलब कैसे?
जैसे एरिया 1 में हमारे ये नेटवर्क चल रहे हैं और ये सबनेटेड नेटवर्क हैं, यानी सबनेटेड एड्रेस पे काम कर रहे हैं, सबनेटेड बिट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये नेटवर्क जब हमारे राउटर 1 पे जाएंगे और राउटर 1 जब इन नेटवर्क को एरिया 0 में डालेगा तो क्या करेगा, वो उनकी समरी बनाकर एडवर्टाइज करेगा आगे डिफॉल्ट बिट पे ले जाकर। सेम एरिया के अंदर जो नेटवर्क चलेंगे, हर राउटर समरी नहीं बनाएगा, वो अपने नेटवर्क को एक्चुअल बिट पे एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन वही नेटवर्क जब एबीआर राउटर पे पहुंचेंगे और एबीआर राउटर उन नेटवर्क को दूसरे एरिया में डालेगा तो उसके लिए वो पहले उनकी समरी बनाएगा और समरी बनाकर उन्हें एडवर्टाइज करेगा दूसरे एरिया में। क्लियर है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मैं एलएसए आपसे बोल रहा था कि हर राउटर एलएसए बनाता है, अपनी इंफॉर्मेशन एलएसए में भेजता है, तो इसमें कुछ 9 टाइप्स के हमारे एलएसए होते हैं जिसपे ओएसपीएफ काम करता है। यानी एलएसए डेटाबेस जो होता है वो टाइप्स, अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे पहला एलएसए आपका राउटर एलएसए। राउटर एलएसए जो बनाता है वो डीआर अदर और बीडीआर बनाता है। किसके लिए बनाता है ये? डीआर के लिए। नेटवर्क एलएसए डीआर बनाता है, किसके लिए बनाता है? बीडीआर एंड डीआरओ। जैसे एक एरिया का कोई पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क है, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क के अंदर जो भी डीआर होगा, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क का सिनेरियो, सपोज दैट सिनेरियो और बनाना पड़ेगा, चलो इसी में समझा देता हूं मैं, है ना। सर कल कर ले अच्छा, टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा फीचर रहेगा, हाँ, 1-2 पॉइंट रहेंगे बस, ये समझ लो बस, है ना। एलएसए डेटाबेस समझ, है ना, बस ये पॉइंट समझ लो एलएसए का, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी डीआर बीडीआर आपको पता है। तो डीआर जो राउटर होगा, पहले राउटर एलएसए कौन बनाएगा? हर वो राउटर बनाएगा जो बीडीआर होगा या डीआर अदर होगा। यानी बीडीआर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर और डीआर अदर मतलब जो बचे हुए राउटर होंगे वो, और एलएसए यानी अपनी इंफॉर्मेशन उसमें रखेंगे और डीआर को दे देंगे जो मेन राउटर होगा, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद डीआर के पास सपोज दैट एक बीडीआर है उस एरिया के अंदर और 10 डीआर अदर हैं राउटर, तो 10 डीआर अदर राउटर है, एक बीडीआर, यानी 11 राउटर। 11 राउटर ने अपना एलएसए राउटर एलएसए बनाकर किसको दिया? डीआर को दिया। अब डीआर क्या करेगा? उन सबके एलएसए को मिलाकर एक सिंगल एलएसए बनाएगा। सिंगल एलएसए मतलब उस एलएसए का नाम होगा नेटवर्क एलएसए, ठीक है ना। और सिंगल एलएसए को मल्टीकास्ट कर देगा एरिया के अंदर और सबको दे देगा, डीआर अदर को भी देगा और बीडीआर सबको दे देगा, ठीक है ना। यानी एरिया का डीआर अदर और बीडीआर जो 11 राउटर हैं वो सभी राउटर अपने राउटर एलएसए बनाएंगे और किसको दे देंगे? डीआर को दे देंगे। अब डीआर क्या करेगा? सबके एलएसए को रिसीव करके एक सिंगल एलएसए बनाएगा, उस एलएसए का नाम होगा नेटवर्क एलएसए, और उसके अंदर सभी की इंफॉर्मेशन भर के मल्टीकास्ट कर देगा, सबको भेज देगा, बीडीआर को भी भेजेगा और डीआर अदर को भी भेजेगा, सबको। अब वो सभी राउटर उस नेटवर्क एलएसए को रिसीव करेंगे, जो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होंगी वो अपने टोपोलॉजी टेबल यानी एलएसए डेटाबेस में ऐड कर लेंगे सभी राउटर की, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेटवर्क समरी एलएसए। नेटवर्क समरी एलएसए हमारा एबीआर राउटर बनाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। नेटवर्क समरी में क्या होगा? एक एरिया के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जब एबीआर राउटर दूसरे एरिया में डालेगा तो उसका उस पैकेट का नाम होगा नेटवर्क समरी एलएसए। क्या नाम होगा? नेटवर्क समरी एलएसए। टाइप 3 एलएसए बोलते हैं इसे हम। टाइप 1 राउटर एलएसए, टाइप 2 नेटवर्क एलएसए, टाइप 3 आपका नेटवर्क समरी एलएसए। एबीआर राउटर बनाएगा ये। एक्सटर्नल समरी एलएसए। एक्सटर्नल समरी एलएसए जैसे मैंने अभी बताया, कोई ईआईजीआरपी राउटिंग चल रही है तो ईआईजीआरपी राउटिंग के जब नेटवर्क हमारे ओएसपीएफ के एरिया में आएंगे तो पहले वो नेटवर्क जाएंगे हमारे एबीआर राउटर पे, तो एबीआर राउटर उन्हें क्या करेगा? उनकी समरी बनाकर अगले नेटवर्क में डालेगा। इसे बोलेंगे हम टाइप 4 एलएसए, समरी बनाकर। यानी अगर सबनेटेड एड्रेस है तो सबनेटेड एड्रेस पे एडवर्टाइज नहीं करेगा, डिफॉल्ट बिट पे एडवर्टाइज करेगा समरी बनाकर। एक्सटर्नल समरी एबीआर राउटर। एक्सटर्नल एलएसए यानी टाइप 5 एलएसए हमारा
ASBR राउटर बनाएगा, ठीक है ना। ASBR राउटर जो भी हमारा SBR होगा, जो OSPF नॉन OSPF को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, वो बनाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन रखेगा वो, एक्सटर्नल सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखेगा। मल्टीकास्ट LSA, मल्टीकास्ट LSA मल्टीकास्ट राउटिंग में यूज होते हैं, यानी जो जैसे आप IPv4 पे यूनिकास्ट एड्रेस पे राउटिंग कर रहे हो, इसी तरह मल्टीकास्ट एड्रेस क्लास D पे भी राउटिंग होती है, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट होती है IP के। तो उसके लिए OSPF 6 LSA यूज करता है, टाइप 6 LSA, मल्टीकास्ट LSA बोलते हैं इसे। NSSA LSA स्टब के केस में चलेगा, जब हम स्टब पैरामीटर लगाएंगे, जैसे स्टब मैंने आपको बताया डेटाबेस को डिक्रीज करने के लिए LSA डेटाबेस को, तो जब हम LSA डेटाबेस लगाते हैं तो उस केस में टाइप 7 LSA बनता है, NSSA LSA। टाइप 8 LSA है आपका OPEC LSA। OPEC LSA रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए है, यानी कि जो इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट, उन्होंने रिजर्व कर रखा है इसे, वो यूज करते हैं इसको, टाइप 8। टाइप 9 LSA, जब आप OSPF के ऊपर MPLS लगाते हो तो MPLS लगाने के बाद एक नया LSA जनरेट होता है जिसका नाम होता है OPEC LSA। MPLS सर्विस जब आप लगाते हो OSPF के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है टाइमर। दो तरह का टाइमर होता है OSPF में, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के अंदर टाइमर होता है 10 सेकंड, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर होता है डेड टाइमर 30 सेकंड। तो डेड टाइमर यानी जैसे उसमें IGRP में हेलो टाइमर और होल्ड टाइमर था, इसके अंदर हेलो टाइमर और डेड टाइमर है, ठीक है ना। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वैन नेटवर्क के अंदर, वैन नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क यानी ISP के थ्रू कनेक्टेड है मल्टीपल ब्रांचेस, तो उस केस में एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का जो राउटर है उनके बीच जो हेलो टाइमर रहेगा वो 60 सेकंड रहेगा और डेड टाइमर 180 सेकंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा OSPF रिक्वायर्ड स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑन L2 कनेक्टिविटी लाइक फ्रेम रिले और एंड ATM, यानी जब वैन नेटवर्क पे OSPF को कनेक्ट किया जाता है, यानी एक ब्रांच आपकी US में, एक इंडिया में, एक सिंगापुर में, एक चाइना के अंदर है, अब इन चारों कंट्री की ब्रांचेस को जब कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा आपस में, तो ISP उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करेगा या तो ATM यूज करेगा या फ्रेम रिले यूज करेगा, इसकी हेल्प से उन्हें कनेक्ट करेगा आपस में। तो ATM और फ्रेम रिले के थ्रू जब कनेक्टिविटी बनाई जाती है तो उस केस में OSPF के अंदर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। EIGRP के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि EIGRP के अंदर DR-BDR का कंसेप्ट नहीं होता, इसके अंदर DR-BDR का कंसेप्ट होता है OSPF के अंदर। इसीलिए जब वैन नेटवर्क के ऊपर OSPF लगाया जाता है फ्रेम रिले और ATM के साथ, तो उस केस में आपको स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो 5 तरह के नेटवर्क आप इसमें बना सकते हो OSPF में, जैसे पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है ये, मल्टी पॉइंट, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क, ठीक है जी। ये 5 तरह के नेटवर्क बनाकर आप काम करते हो। ब्रॉडकास्ट पॉइंट टू पॉइंट तो नॉर्मल है, डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, 2 ब्रांच होंगी कनेक्ट इसमें। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस के अंदर 4 ब्रांच या 10 ब्रांच या 20 ब्रांच आपस में कनेक्ट होंगी डायरेक्टली, और DR-BDR का सिलेक्शन डायनेमिकली होगा। नॉन ब्रॉडकास्ट में DR-BDR का सिलेक्शन डायनेमिकली होगा, मैनुअली होगा। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर, ब्रॉडकास्ट के अंदर, इसके अंदर DR-BDR का कंसेप्ट नहीं होता नीचे दोनों नेटवर्क के अंदर। ये दोनों जो नीचे के नेटवर्क हैं, ये आपके हब एंड स्पोक टोपोलॉजी पे काम करते हैं, यानी पार्शियल मैच टोपोलॉजी बनती है इसके अंदर, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर, ठीक है। इट यूज 3600 सेकंड एज टाइमर टू डिलीट द पैकेट। ये एज टाइमर क्या है? जब एक राउटर अपना LSA डेटाबेस नेबर राउटर को देता है तो उसके साथ टाइमर, जैसे ही नेबर राउटर उसे रिसीव करता है तो उसका टाइमर स्टार्ट कर देता है। मैंने भी आपको एक चीज बताई थी कि LSA को अपडेट करने के लिए हर राउटर 1800 सेकंड के अंदर वो LSA वापस उसी राउटर को भेजता है जिसने उसे बनाया और उससे एक्नॉलेजमेंट मांगता है, ठीक है ना। ये जो LSA टाइमर 1800 सेकंड का, यानी हर 30 मिनट के अंदर जब वो रिफ्रेश करेगा तो उसका मैक्सिमम टाइमर होगा 3600 सेकंड, यानी जब वो एक्नॉलेजमेंट मांगेगा उससे, उस LSA का कि आपके पास ये अवेलेबल है या नहीं, हर 1800 सेकंड में उसके पास वो वापस भेजेगा। अगर 3600 सेकंड तक उसका रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो अपने पास से उसके LSA डेटाबेस को वो डिलीट कर देगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी
कि 1800 सेकंड एलएसए टाइमर होता है, हर 1800 सेकंड में आपकी टोपोलॉजी रिफ्रेश होती है, जो जो एलएसए उसके पास है राउटर के, उन सब से वो एक्नॉलेजमेंट मांगता है कि आपके पास अभी भी ये नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है। अगर 1800 सेकंड से 3600 सेकंड तक उसका रिप्लाई नहीं आता, यानी उसने उसे वापस भेजा, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया उसने, तो 3600 सेकंड बाद उसका उस राउटर का वो एलएसए, वो राउटर अपनी टोपोलॉजी टेबल से डिलीट कर देता है। ठीक है। टू डिक्रीज द एलएसए डेटाबेस स्टब इज यूज्ड, स्टब पैरामीटर लगाया जाता है एलएसए डेटाबेस को डिक्रीज करने के लिए। 4 तरह के एलएसए वो मैंने आपको बताया, स्टब, टोटली स्टब, नॉट सो स्टब, टोटली नॉट सो स्टब। ठीक है। कल में एक बार ब्रीफली इसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करके कल में प्रैक्टिकल करेंगे इसका, फिर है ना। एक बार इसे पढ़ लेना अच्छे से, जो समझ नहीं आएगा कल को मेरे से वो पूछ लेना, पॉइंट सारा पढ़ लेना एक बार। ठीक है सर। ठीक है जी। तो कल में इसका प्रैक्टिकल करें। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल में मिलते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है सर।